हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन नंबर 3, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन मीनिंग एंड एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड वंचित खंड के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना। ये जो क्वेश्चन है ये भी एमडीयू प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है। एमडीयू प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप चेक कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी वही क्वेश्चन मिलेंगे जो पहले यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। मार्जिनलाइज सेक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ग होता है जो भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान व गरिमा से विपुल यानी कि विस्तृत है। ठीक है, उन्हें समाज के केंद्र से हाशिए की तरफ धकेला जा रहा है, जिसे सीमांत वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है इसको सीमांत वर्ग के रूप में जानते हैं। और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस किस प्रकार से जो सीमांत वर्ग है वो क्लासिफाई यानी कि किया जा सकता है। लिंग से संबंधित हो सकता है, एचआईवी तथा एड्स से पीड़ित बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, विकलांग से संबंधित, और इसके बाद आता है हमारे पास संस्कृति से संबंधित, स्थान से संबंधित, गरीबी से संबंधित। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे क्या, टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। इसके बाद इन समूहों को आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो भारतीय समाज के जो कुछ सामाजिक रूप से वंचित लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और आर्थिक पिछड़ा समुदाय और महिलाएं। इससे आगे देखेंगे हम रोल ऑफ एजुकेशन इन द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि व्यक्तित्व का जागरण। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा कि जो शिक्षा है उसका मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को यानी कि सीमांत वर्ग को एम्पावरमेंट देने के लिए क्या भूमिका है। तो सबसे पहला आता है व्यक्तित्व का जागरण। शिक्षा ने व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने में मदद की है। शिक्षा जो है समाज में बदलाव लाती है। शिक्षा से गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। सामाजिक परिवर्तनों का स्वागत करने और स्वीकार करने की क्षमता को बढ़ावा देना। शिक्षा ने जीवन शैली और जीवन जीने के तरीके को हीनता से ऊपर उठाने और आत्मविश्वास लाने में मदद की है। आगे देखेंगे हम जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ और प्रोविजंस है एजुकेशन के लिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए क्या क्या बनाए हुए हैं, तो वे देखते हैं हम। भारत के संविधान ने अनुच्छेद और नीतियों के माध्यम से कई प्रावधान प्रदान किए हैं। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये आर्टिकल 14 के अंदर कहा गया है। और जो आर्टिकल 15(1) है इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्य है वो किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जो आर्टिकल 15(1) है उसमें ये भी कहा गया है कि जो अनुच्छेद में कुछ भी राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष करने के प्रावधान से नहीं रोकेगा। यह भारत के शैक्षिक अवसरों में समानता भी सुनिश्चित करता है। उसके बाद हम ये एक फ्लो चार्ट इस टाइप से बना सकते हैं कि प्रोविजंस फॉर एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, इसमें कौन कौन से आर्टिकल अनुच्छेद आते हैं। आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 14, आर्टिकल 46, आर्टिकल 30। तो जो आर्टिकल 46 है इसमें क्या कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के हाशिए पर रहने वाले और कमज़ोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों यानी कि ट्राइब्स एंड अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने में सक्षम है और उन्हें सामाजिक शोषण यानी कि जो समाज में उनका जिस टाइप से भी शोषण किया जाता है और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से बचाने में सक्षम है। तो मतलब उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी टाइप का कोई उनका शोषण नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 46 में कहा गया है। कई अन्य अनुच्छेद हैं जो अनुच्छेद 46 के कार्यान्वयन में सहायक हैं, जैसे अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 535, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 342। ये सभी जो अनुच्छेद हैं ये आर्टिकल 46 के कार्यान्वयन में हेल्प करते हैं। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है हमारे पास कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं वे किसी भी धर्म से हों या फिर भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 30 में कहा गया है। तो जो मार्जिनलाइज्ड
मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, इसमें कोठारी कमीशन 1964-1966 ने इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में कहा है। यानी कि जो कोठारी कमीशन 1964-1966 था, इसने कहा वीमेन एजुकेशन के ऊपर जोर दिया कि शिक्षा में लैंगिक अंतर को ख़त्म कर देना चाहिए, वुमेंस को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, लड़कियों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए, महिला शिक्षक होनी चाहिए, डिस्टेंस क्लासेस होनी चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए और उन्हें इनक्रेज करना चाहिए, कंडेंस्ड कोर्सेज होनी चाहिए एडल्ट वुमेन के लिए। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या किया कोठारी कमीशन ने कि छात्रवृत्ति देनी चाहिए, इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, एडिक्वेट प्रोग्राम चलाने चाहिए, बुक्स, ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल फैसिलिटी ये सब प्रोवाइड करनी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रावधान दिए जाने चाहिए। जो विकलांग बच्चे थे यानी कि हैंडीकैप्ड के लिए, विकलांग बच्चों के लिए प्रभावी कार्यक्रम का विकास किया जाए और उन्हें समग्र सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके बाद आता है नई शिक्षा नीति 1986 ने। 1968 के बाद राजीव गांधी ने 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करना था। एजुकेशन फॉर इक्वलिटी 1986, इस पॉलिसी में क्या कहा गया कि समानता की आवश्यकता पर बल दिया गया, महिलाओं के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, टेक केयर ऑफ देयर राइट्स, उनके अधिकारों का ध्यान रखना, विकलांगों के लिए शिक्षा, स्पेशल स्कूल बनाए जाने चाहिए ये विकलांग बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि जो रूढ़िवादी सामाजिक विचारधारा है उसको ख़त्म किया जा सके। एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, ट्राइबल एरिया में स्कूल बनवाए जाएं, सुविधाएं, ज़रूरत, शिक्षण कार्य, ये सब उनकी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इनफॉर्मल स्कूल यानी कि औपचारिक अनौपचारिक ये स्कूल हैं ये बनाए जाने चाहिए और यानी कि अनौपचारिक स्कूल बनाए जाएं। हॉस्टल कोर्सेज, छात्रावास की सुविधा, कोर्सेज आदि अधिकारों का भी ख्याल रखें। इसके बाद आई एजुकेशन पॉलिसी फॉर इक्वलिटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1992। इसमें क्या कहा गया कि एजुकेशन फॉर वुमेन, अपॉइंटमेंट फॉर ऑफ विमेन इंस्ट्रक्टर, कि एक महिला इंस्ट्रक्टर अधीक्षक को नियुक्त किया जाए। एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यूटिलाइजेशन किया जाए। जवाहर रोजगार योजना है, इन सब जो ये चलाई गई थी मुहिम, इनका अच्छे से यूज़ किया जाए। एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। नॉर्मल फंड्स प्लस जवाहर रोजगार योजना प्लस ट्राइबल वेलफेयर स्कीम, ये सब इसमें इंक्लूड किए गए। इसके बाद आता है एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि NEP 2020। इसमें क्या कहा गया कि लड़कियों की शिक्षा सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाए, कस्तूरबा गांधी ये विद्यालय खोले जाएं, बालिका की शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत किया जाएगा, SC ST के लिए स्पेशल हॉस्टल बनाए जाएं, ब्रिज कोर्सेज दिए जाएँ और जो वित्तीय सहायता है यानी कि जो फाइनेंशियल हेल्प है वो की जाए, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाए। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए हस्तक्षेप के बाद शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या आ जाएगा, एबल्ड प्लस डिसेबल्ड दोनों के लिए है। रिसोर्सेज फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। और जो RPWD एक्ट है 2006 के सुधार के सुझाव दिए गए NEP 2020 में। ठीक है, अतः किसी देश में लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना पहली अनिवार्य आवश्यकता है। तो एज अ कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि देश में आम लोगों को कम से कम इतनी शिक्षा प्राप्त हो सके कि अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के प्रति वो जागरूक हो, अतः पूरे जनवर्ग का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना है, ये 16 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यूनिट 1 का हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और लगभग हमने अब तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर आपने वो पहले वाली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको चैनल पे विज़िट करके प्लेलिस्ट को विज़िट करके देख लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।